हाँ, ठंडा लग रहा है। तो स्कूल्स वगैरह भी खुल रही हैं। कलकत्ता में 11-12 सबको जा रहा है। 9, 10, 11, 12। आइए, अब जिस टॉपिक का हम लोग रिवीजन करेंगे उसका नाम है इश्यू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। देखो, जब मैं रिवीजन आपको करवाऊंगा इस पर्टिकुलर चैप्टर का, तो आप इस तरह से दिमाग लगाओगे कि अपना जो डिबेंचर है वो 100 रुपीज की फेस वैल्यू का है। 12% इसका इंटरेस्ट का रेट है। साल में 2 बार हम इंटरेस्ट का पेमेंट करते हैं, एक बार 30 जून को और एक बार 30 दिसंबर को, 31 दिसंबर को, और हमारा ईयर एंडिंग 31 मार्च को है। इस बैकग्राउंड के साथ हम आपको पूरे चैप्टर का रिवीजन करवाएंगे, ठीक है। सी, डिबेंचर इज अ बोरोइंग, इट्स अ लोन डायरेक्टली टेकन फ्रॉम लार्ज नंबर ऑफ पीपल। ज्यादा लोगों से लिए हुए लोन को डिबेंचर कहते हैं। एक इंस्ट्रूमेंट इश्यू होता है, जैसे शेयर इशू होता है वैसे डिबेंचर इशू होता है, और इस कमिटमेंट के साथ इशू होता है कि n नंबर ऑफ ईयर्स के बाद हम आपका पैसा आपको लौटा देंगे। और n नंबर ऑफ ईयर्स हो गया टेन्योर ऑफ द डिबेंचर्स या लाइफ ऑफ द डिबेंचर्स। जब हम पैसा लौटाएंगे वो तो प्रिंसिपल का पैसा लौटाएंगे। इन बिटवीन हर साल में 2 बार आपको ब्याज का पेमेंट हम करते रहेंगे। ब्याज आपका 12% है, साल का 12 रुपया 100 रुपीज पे कैलकुलेट होता है। 6 रुपया करके हम साल में 2 बार, एक बार 30 जून को, एक बार 31 दिसंबर को आपको देते रहेंगे। आपका ईयर एंडिंग कुछ भी हो, मेरा ईयर एंडिंग 31 मार्च है। आप क्या अकाउंटिंग करते हैं कि नहीं करते हैं, आप क्रिमिनल हैं कि क्या है, हमको मालूम नहीं है। हम आपको ब्याज का पेमेंट आपको करते रहेंगे, आपके बैंक अकाउंट में ब्याज क्रेडिट होता रहेगा। हम जब ईयर एंडिंग में अपना बैलेंस शीट बनाएंगे तो 3 महीना का 3 रुपया का ब्याज आउटस्टैंडिंग रहेगा, क्योंकि हम दिसंबर का इंटरेस्ट दिसंबर में दे दिए होंगे। तो जनवरी, फरवरी और मार्च, क्योंकि मेरा ईयर एंडिंग मार्च में है, तो 3 महीना का मेरा इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग रहेगा ही रहेगा, जिसका पेमेंट हम जून में जाके करेंगे। ये 3 महीना का 3 रुपया और अप्रैल, मई, जून का 3 रुपया मिला के एक साथ 6 रुपया का इंटरेस्ट पेमेंट हम जून में कर देंगे। फिर दिसंबर में 6 रुपया कर देंगे, पीएल में भी डाल देंगे। फिर जनवरी, फरवरी, मार्च का आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट लिख देंगे पीएल में डेबिट करके। डिबेंचर इंटरेस्ट हम जो पीएल में भेजेंगे उसका नाम फिनांस कॉस्ट है। शेड्यूल 3 की बैलेंस शीट में आपने फिनांस कॉस्ट का नाम सुना होगा। डिबेंचर मेरी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में लॉन्ग टर्म बोरोइंग बोल के आएगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। पीएल में फिनांस कॉस्ट बोल के आएगा, बैलेंस शीट में लॉन्ग टर्म बोरोइंग। और जो आउटस्टैंडिंग डिबेंचर इंटरेस्ट है वो अदर करेंट लायबिलिटी में आएगा। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अदर करेंट लायबिलिटी में आएगा। कैश फ्लो में हमको जो डिबेंचर इशू करके पैसा मिला था वो फिनांसिंग एक्टिविटी में कैश इनफ्लो में आएगा, इशू ऑफ डिबेंचर्स बोल के। और हर साल जो हम इंटरेस्ट पे करते हैं 6 और 6 12 रुपया, वो फिनांसिंग एक्टिविटी में ही इंटरेस्ट पेड बोल करके आएगा। ये हुआ डिबेंचर का फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या इन्फ्लुएंस रहता है उसका रिविजनरी लेक्चर।
अब आया कि अगर डिवेंचर एक बोरोइंग है, लोन है, पब्लिक को इशू कर रहे हो, तो एक डॉक्यूमेंट भी दे रहे हो, एक प्रोस्पेक्टस पहले छाप रहे हो, प्रोस्पेक्टस में सारा डिटेल अपनी कंपनी का दे रहे हो, ये सारा बात भी लिख के दे रहे हो, टेन्योर 10 साल का ये भी बता रहे हो, क्योंकि इंडिया में इरिडीमेबल डिवेंचर इशू करना अलाउड नहीं है। डिवेंचर या तो रिडीमेबल होगा या कन्वर्टिबल होगा। लाइफ होना डिवेंचर का बहुत जरूरी है, नहीं तो इंडिया में आप डिवेंचर इशू नहीं कर सकते। अब आया पॉइंट कि डिवेंचर आप पार प्रीमियम डिस्काउंट किसी में भी इशू कर सकते हो। जैसे शेयर में डिस्काउंट में इशू करने को लेकर के बहुत हिंड्रेंस है, रेस्ट्रिक्शंस है कंपनी लॉ में। डिवेंचर में उस तरह का रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर आप डिवेंचर्स को डिस्काउंट में इशू करते हो तो एक तरह से ये मान लिया जाता है कि आप ज्यादा इंटरेस्ट पे कर रहे हो। अब आप बोलेंगे सर कैसे हम ज्यादा इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, कैसा पगला वाला बात आप कर रहे हैं? तो द आंसर इज, अगर हम लोग 100 रुपए का डिवेंचर 90 रुपीज में इशू करते हैं तो हम लोग तो पब्लिक से 90 रुपया ले रहे हैं ना, ले रहे हैं ना 90 रुपया, लेकिन वापस जब भी लौटाएंगे तो 100 रुपया लौटाएंगे ना। तो हम तो 1 रुपया ज्यादा नहीं लौटा रहे हैं क्या 10 साल का? माने 10 रुपया 10 साल में ज्यादा नहीं लौटा रहे हैं क्या? तो जो 1 रुपया हर साल ज्यादा लौटा रहे हैं ना, एक साथ मिला के ही लौटाएंगे 10 रुपया। लेकिन जो 1 रुपया हम ज्यादा लौटा रहे हैं ना हर साल का, अगर कर लें 10 साल की लाइफ पकड़ के, तो ब्याज का ही पेमेंट कर रहे हैं ऐसा माना जाता है, और उसको अमोर्टाइजेशन ऑफ डिस्काउंट बोला जाता है। ये जो अमोर्टाइजेशन ऑफ डिस्काउंट 1-1 रुपया करके, ये जो A16 है आपके ग्रुप 1 के सिलेबस में बोरोइंग कॉस्ट में, उसमें इसको बोरोइंग कॉस्ट ही माना जाता है 1 रुपया को। 1 रुपये का जो अमोर्टाइजेशन ऑफ डिस्काउंट और प्रीमियम वगैरह जो भी होता है उसको बोरोइंग कॉस्ट की गिनती में ही लिया जाता है। इसलिए आपने देखा होगा एक आध दो क्वेश्चन मेरे कंपनी बैलेंस शीट में बने थे जिसमें फिनांस कॉस्ट में इंटरेस्ट था 4,000 रुपया का, और अलग से हम बोले थे कि डिवेंचर डिस्काउंट 2,000 का है, उसमें से 1,000 रुपया अमोर्टाइज किया गया है। तो 1,000 का जो अमोर्टाइजेशन था उसको भी फिनांस कॉस्ट में ऐड करके मैंने दिखाने के लिए आप लोगों को बोला था। हाँ, 2 में से 1 राइट ऑफ कर दिए, 1 बचा हुआ असेट में जाएगा। 2 था, 1 हम राइट ऑफ कर दिए, तो 1 को जो राइट ऑफ किए पीएल में भेजेंगे, पीएल में इसको फिनांस कॉस्ट में भेजिएगा। कई लोग अदर एक्सपेंस में भी भेजते हैं, पर क्योंकि बोरोइंग कॉस्ट का एस बोलता है कि फिनांस कॉस्ट है, व्हाई नॉट सेंडिंग इट इन फिनांस कॉस्ट। रेडी? अब देखो, डिवेंचर इश्यू का एक बेसिक जर्नल है जिसमें सारे एस्पेक्ट को एक साथ कवर कर लिया जाता है, और उसके बाद जिस जिस क्वेश्चन में जैसा जैसा डेटा होता है वैसा वैसा अकाउंटिंग एंट्री को मैनेज कर लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं डिवेंचर को डिस्काउंट में इशू करूंगा, अगर मैं डिवेंचर को डिस्काउंट में इशू करूंगा तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर के नाम से एक लॉस खड़ा होगा। इसी का अमोर्टाइजेशन किया जाता ओवर द पीरियड, और जिसको फिनांस कॉस्ट में बोलता हूं। अगर मैं डिवेंचर प्रीमियम में इशू करता हूं तो सिक्योरिटी प्रीमियम नाम से एक रिजर्व खड़ा कर लिया जाएगा, जो सिक्योरिटी प्रीमियम के वही नाम से इसको रखा जाता है। अगर मैं डिवेंचर का रिडेम्पशन वापस देना 10 साल बाद डिस्काउंट में रिडीम करना चाहता हूं तो इसका प्रॉफिट हम लिखेंगे जरूर, पर आज नहीं, क्योंकि अगर मैं डिस्काउंट में रिडीम करूंगा, 100 रुपया पब्लिक से लिया, वापस 90 रुपया देंगे, तो हमको ना 10 रुपया का प्रॉफिट होगा। यह प्रॉफिट 10 साल बाद लिखा जाएगा, और इस प्रॉफिट को सीधे कैपिटल रिजर्व में क्रेडिट किया जाएगा। इसको P&L के थ्रू से रूट भी नहीं करेंगे।
वी विल नॉट रूट इट थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस, सीधे इट विल बी क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व। और अगर मैं डिवेंचर को प्रीमियम में रिडीम करने वाला हूं तो मुझे ये लायबिलिटी आज ही रिकॉर्ड करनी पड़ेगी और लॉस भी आज ही डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं तुमसे 100 रुपया लिया और तुमको लौटाऊंगा 120, तो 20 रुपया मेरे को लॉस नहीं हुआ है क्या? अब तुम बोलोगे सर लॉस तो जब पेमेंट करेंगे तब होगा ना, पर लॉस का प्रोविजन आज ही बनाना पड़ेगा। तो लॉस को डेबिट करके प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन और डिवेंचर नाम से 20 रुपए का एक लायबिलिटी खड़ा करना पड़ेगा। तो इफ द डिवेंचर्स आर रिडीमेबल एट प्रीमियम, लॉस विल बी रिकॉर्डेड इंस्टेंटली, ए लायबिलिटी विल बी क्रेडिटेड। If it is redeemable at a discount, profit will be recorded 10 years later. If it is issued at a premium, security premium will be credited immediately. And if it is issued at a discount, loss will be debited immediately. अब अगर हम इसका कॉम्प्रिहेंसिव जर्नल मारूं एक फिगर लेके कि भाई 100 रुपए की फेस वैल्यू का डिवेंचर मैंने 6% डिस्काउंट में इश्यू किया, यानी मुझे 94 रुपीज मिला, और मैंने प्रॉमिस किया कि मैं उसको 20% प्रीमियम में रिडीम करूंगा, यानी उसको 20 रुपए एक्स्ट्रा लौटाऊंगा, तो मेरे को डबल लॉस हुआ, मेरे को डबल लॉस हुआ, एक डिस्काउंट ऑन इश्यू के नाम का और एक प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन के नाम का, डबल लॉस हुआ। तो हम लोग जो जनरल एंट्री मारेंगे ना, वो इस तरह का होगा। बैंक अकाउंट डेबिट 94, लॉस अकाउंट डेबिट जिसका नाम आप लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर दे सकते हो, एक साथ 26, एक साथ, चाहो तो अलग अलग भी लिख सकते हो। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर 6, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर 20, हम लोग एक ही नाम से डेबिट करवा देते हैं। टू 10% या टू 12% डिवेंचर 100, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स 20। ये प्रीमियम ऑन डिवेंचर का जो रिडेम्पशन है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, ये लायबिलिटी में खड़ा रहता है, खड़ा रहेगा। 10 साल बाद जब हम इसका रिडेम्पशन करेंगे तो ये दोनों एक साथ डेबिट हो जाएगा और टू डिवेंचर होल्डर लिख देंगे। मतलब रिडेम्पशन की अकाउंटिंग ऐसे करके होगी कि 12% डिवेंचर अकाउंट डेबिट 100, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन और डिवेंचर अकाउंट डेबिट 20, टू डिवेंचर होल्डर्स 120 और डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक 120। ऐसे करके अकाउंटिंग होता है। ये दोनों वहीं पे रहेगा, एक ही जगह पे, अदर नॉन करेंट असेट में, अदर नॉन करेंट असेट में। ये 16 हमें अलाउ करता है कि मैं इसको असेट साइड में रखूं और धीरे धीरे हम इसका अमोर्टाइजेशन करें। अब अगर इसकी लाइफ 10 साल की है तो मैं इसको अगले 10 साल तक अमोर्टाइज करूंगा, अगले 10 साल तक हम इसको अमोर्टाइज करेंगे 2.6 करके, 2.6 करके। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, और वो इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इस 26 करोड़ के लॉस में, मैं इसको करोड़ बोल रहा हूं अभी, इस 26 करोड़ के लॉस में 6 करोड़ का लॉस है डिस्काउंट ऑन इश्यू की वजह से, और 20 करोड़ का लॉस है प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन की वजह से। इस प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन को सिक्योरिटी प्रीमियम से एडजस्ट करना बैन हो गया है। जो मैं ग्रेजुअल अमोर्टाइजेशन पीएल से करवा रहा था ना, अब इसमें एक और ऑप्शन का डिस्कस कर रहे हैं कि सिक्योरिटी प्रीमियम अगर मेरे पास बैलेंस हो तो हम धीरे धीरे करके पीएल में क्यों भेजें 10 साल तक, वाई नॉट राइट ऑफ इन वन गो। तो मैं ऑप्शन खंगाल रहा था कि क्या ऑप्शन है, कंपनी लॉ मुझे क्या ऑप्शन देता है। तो कंपनी लॉ ने ये वाला ऑप्शन को छीन लिया मेरे से। क्या ऑप्शन को?
कि प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन नाम का जो लॉस है उसको सिक्योरिटी प्रीमियम से आप वन शॉट में राइट ऑफ नहीं कर सकते, ये बैन हो गया है। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर भी, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर भी। तो सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस रहते रहते भी आप इस बैलेंस को 20 करोड़ को सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ नहीं कर सकते। या तो ग्रेजुअल अमोर्टाइजेशन कीजिए या जीआर और पीएनएल से राइट ऑफ कर दीजिए एक साथ में। 10 साल में करना हो 10 साल में करिए, एक साथ में करना आप एक साथ में कर दीजिए, बट जीआर और पीएल से ही करना पड़ेगा, सिक्योरिटी प्रीमियम से नहीं कर सकते। पीपल प्रेफर ग्रेजुअल अमोर्टाइजेशन। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर को अभी भी सिक्योरिटी प्रीमियम से एडजस्ट करना अलाउड है, क्योंकि उन्होंने लिखा है कंपनी लॉ में डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज, सो दैट वे ये अभी भी राइट ऑफ करना सिक्योरिटी प्रीमियम से अलाउड है, बट ये पक्का बैन हो गया है। ओके, अब आया डिस्कशन कि सर आप तो डिवेंचर रिडीम करते हैं, तो आपने बोला डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर और डिवेंचर होल्डर टू बैंक, यही तो रिडेम्पशन का टोटल स्टोरी है, दो ही तो जर्नल एंट्री है। और अगर प्रीमियम रहा तो आप ऐसा एंट्री मार देते हो, देखिए अगर आप प्रीमियम में पे करते हो। सर मुझे उस आदमी के बारे में बताइए जिसने प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर का लायबिलिटी रिकॉर्ड ही नहीं किया था। सर मतलब उसने 100 रुपया का डिवेंचर इशू किया था, पब्लिक को कमिट किया था कि हम 120 रुपया वापस देंगे 10 साल बाद, लेकिन एंट्री में यह गलती किया था, बैंक अकाउंट टू 12% डिवेंचर 100 लिखा, पोरोड का लायबिलिटी और लॉस डेबिट और क्रेडिट दोनों ही नहीं किया। यहां देखिए हम लोगों ने लायबिलिटी भी लिखा था और लॉस भी लिखा था, उसने लिखा ही नहीं। सर रिकॉर्ड करने में एरर हुआ उससे, और सम क्लियर है कि एरर हुआ है। अब इसका सर पेमेंट करने का वक्त आ गया, बीच में इंटरेस्ट का अकाउंटिंग करता रहा, डिवेंचर इंटरेस्ट टू बैंक, डिवेंचर इंटरेस्ट टू आउटस्टैंडिंग डिवेंचर इंटरेस्ट जैसा एंट्री होता है, लेकिन ये सर लायबिलिटी रिकॉर्ड नहीं किया। और अब इसका पेमेंट करने का वक्त आया तो इसने एंट्री मारी डिवेंचर अकाउंट डेबिट, पोरोड अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर्स, और फिर डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, एंट्री मार दिया सर। अब प्रॉब्लम क्या है कि सर इसका पोरोड डेबिट में खड़ा हो गया है, क्योंकि इसका क्रेडिट में लायबिलिटी रिकॉर्ड किया हुआ ही नहीं था, तो डेबिट में लॉस खड़ा हो गया है। अब सर इस लॉस को तो अभी तक 10 साल में खत्म हो जाना चाहिए था, या तो एनुअल अमोर्टाइजेशन करके या वन शॉट में अमोर्टाइजेशन करके, लेकिन ये आज के दिन खड़ा रह गया है। तो सर सिक्योरिटी प्रीमियम से एडजस्ट करने का अब तो आपने मना कर दिया है, क्योंकि आप तो बोल रहे रूल में मना है, तो सर क्या करें? वन शॉट में पीएल से या जीआर से राइट ऑफ कर दीजिए एक साथ में। क्यों सर अगले 10 साल में कर देते हैं? नहीं, अगले 10 साल में कैसे करोगे, बिकॉज डिवेंचर तो रिडीम हो गया, अब तो डिवेंचर ही जिंदा नहीं है, तो आप लॉस को आगे आने वाले 10 साल तक कैसे टान सकते हो? शुरू से टाने होते तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, अब तो आपको वन शॉट में किसी भी जनरल रिजर्व से या पीएल से राइट ऑफ ही, बोलो बेटा, करना पड़ेगा। आपके पास इसका तो और कोई ऑप्शन नहीं है, नहीं है। क्लियर? अब आता है सर फर्स्ट पार्ट ऑफ द रिवीजन डिवेंचर का कंप्लीट होता है, अब आता है सेकेंड पार्ट ऑफ द रिवीजन, विच इज द नॉलेज कंटेंट अबाउट डीआरआर एंड डीआरआई। पहले तो बड़ा भारी भारी हिसाब किताब था डीआरआर और डीआरआई को लेकर के, हाँ अब थोड़ा इजी कर दिया गया है, इसका मैक्सिमम 10% और इसको 15, मिनिमम सॉरी, इसको 10 और इसको 15 किया गया, वो भी बहुत कम कंपनियों के लिए, बहुत कम कंपनियों को बोला गया है कि आपको डीआरआर बनाना पड़ेगा, और बहुत कम से थोड़े ज्यादा कंपनियों को बोला गया है कि आपको डीआरआई में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ये वेरी 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 फ्यू और ये वेरी फ्यू, हाँ थोड़े ज्यादा है ना,
ठीक है। तो सर ये क्या कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप एक कंपनी हैं और आप कंपनी लॉ के उस प्रोविजन के अंडर में रहते हैं जिसके थ्रू से आपको बोला गया है कि आप डीआरआर बनाइए, तो आप बनाइए। सर रिजर्व ही तो है, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व ही तो है। हाँ बेटा रिजर्व ही है। तो सर रिजर्व तो अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट ही तो हुआ ना। ऑल द रिजर्व्स आर अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। आंसर इज यस, अदर देन कैपिटल रिजर्व, बिकॉज कैपिटल रिजर्व सीधे पैदा होता है एसेट बेच करके। एसेट बेच करके तो नहीं होता आजकल, वो भी कंपनी लॉ ने बैन करवा दिया ऑलमोस्ट। जैसे मान लो अमलगमेशन होता है तो कैपिटल रिजर्व पैदा होता है, डिवेंचर का रिडेम्पशन होता है सस्ता में तो कैपिटल रिजर्व पैदा होता है, प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट से कैपिटल रिजर्व पैदा होता है, यार फॉरफीचर से कैपिटल रिजर्व, तो वो डायरेक्ट पैदा होता है, अप्रोप्रिएशन नहीं है वो। डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व लेकिन अप्रोप्रिएशन है। तो ये पीएल से आपको अप्रोप्रिएट करना पड़ेगा, एंट्री मारना पड़ेगा P&L अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। सो अगर आपका टोटल डिवेंचर 5 लाख रुपया का है रिडीम होने वाला और आपको डीआरआर बनाने की लिस्ट में हैं, अगर आप इस लिस्ट में हैं तो बोल रहा हूं, फिर ये भी बताऊंगा कौन कौन इस लिस्ट में है, वो थोड़ा बाद में बताऊंगा। तो अगर आप इस लिस्ट में, तो आपको 50,000 रुपया का डीआरआर मिनिमम बनाना पड़ेगा, मिनिमम। आप ज्यादा बनाना चाहें आपके ऊपर है, मोस्ट वेलकम टू डू, लेकिन 10% आपको मिनिमम बनाना पड़ेगा अगर आप कंपनी लॉ के इस सेक्शन के अंदर आ जाते हैं कोई भी कारण से। सर ये कब तक बनाना है और इतना मिनिमम बनाना है, तो समझ गए, तो इससे ज्यादा मैं बना ही सकता हूं, इसके नीचे मैं बना नहीं सकता क्योंकि कंपनी लॉ का फिर वो वायलेशन माना जाएगा, मेरे ऊपर पेनल्टीज वगैरह आप लगा दोगे। सर कब तक बनाना है इसको, कब तक बनाना है इसको? द आंसर इज, एक सेकेंड, द आंसर इज रिडेम्पशन के पहले बन जाना चाहिए। क्या बोला? रिडेम्पशन के पहले बन जाना चाहिए। ड्यूरिंग द लाइफ टाइम आपको जब बनाने का मन है आप तब बना लो, पर रिडेम्पशन के पहले ये रेडी रहना चाहिए। हमारा इंस्टीट्यूट ने ये बोला इस चैप्टर में कि अच्छा रहता है जिस साल रिडीम होने वाला हो उसके 1 तारीख को, क्या जैसे 31 मार्च को अगर रिडीम होने वाला हो तो 1 अप्रैल को आप इसको बना लो। हाँ 1 अप्रैल पहले कुछ नहीं है, बना सकते हो आप इवन एंड ऑफ द डे तक भी। बिफोर रिडेम्पशन बनना जरूरी है। बिफोर 1 ईयर नहीं लिखा इसमें, एट एनी टाइम बिफोर द टाइम ऑफ रिडेम्पशन। एक बार चेक करो, नहीं 30 अप्रैल तक इन्वेस्ट करना है, वो इसका रूल है। हाँ लाइफ ड्यूरिंग द लाइफ टाइम है, मुझे मालूम है। फिर भी इंस्टीट्यूट ने रिक्वेस्ट किया ये वाला बात बच्चों के लिए कि बच्चों तुम लोग जब सम सॉल्व करने जाओ तो 31 मार्च को रिडीम होने वाला है ना, तो 1 अप्रैल का बैलेंस बना दो, माने साल की बिगिनिंग में डीआरआर बना दो अगर क्वेश्चन में बनाया हुआ नहीं है तो। अब तुम लोग कैसे बनाएंगे, बस ये एंट्री मारनी है रे, पीएल टू डीआरआर। अब मान लो आप इसी कंपनी का सम बनाने बैठे और क्वेश्चन में ऐसा है, देखो डीआरआर दिया हुआ है क्वेश्चन में, इसी कंपनी का सम है, ये डीआरआर का रिक्वायरमेंट के अंदर आता है और यहां दिया बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 30,000। इसका मतलब यह ड्यूरिंग द लाइफ टाइम इस साल की बिगिनिंग तक इसने 30 बना दिया है। अब इसी साल इसका रिडेम्पशन हो रहा है 5 लाख का, तो आपको 20,000 और बनाना है, तो आप बाई पीएल 20,000 मारो ना जी। इंस्टीट्यूट बोलता है 1 तारीख को मार के नक्की करो ना, नक्की खत्म, 1 तारीख को मार के नक्की करो ना। नहीं समझे सर? फिर क्या होगा, फिर आप डिबेंचर के रिडेम्पशन का एंट्री मारोगे, डिबेंचर टू होल्डर, होल्डर टू बैंक।
सर इसका क्या करना है, जो बैलेंस किए हैं इसको हाँ जीआर में उठा के फेंक दीजिए। सर क्या सेंस बना? चलो कुछ नहीं बना, आपको लगता है कुछ नहीं बना, हमें मालूम है कि लोग तो 50,000 नहीं पूरे 5 लाख का रिजर्व बनाते हैं। 5 लाख का, वो भी हर साल थोड़ा थोड़ा करके बनाते हैं। पीएल टू डीआरआर, पीएल टू डीआरआर, पीएल टू डीआरआर। तो हर बार अगर आप थोड़ा थोड़ा, लोग जो बनाते हैं मैं वो बता रहा हूं, मैं ये वाला रूल नहीं बता रहा हूं, ये नहीं, क्योंकि 50,000 तो मिनिमम है ना रे बाबा, ज्यादा तो हम बना सकते हैं। तो पीएल टू डीआरआर करके हर साल बनाया 50 50 50 50, तो प्रॉफिट से पैसा निकल के साइड हो गया, डिविडेंड नहीं देंगे फिर उस प्रॉफिट से। तो अगर हम कमाए और साइड रख दिए पैसा, सेविंग हो गया ना। तो रिजर्व में ट्रांसफर करना इज अ मोड ऑफ सेविंग, उससे रिडेम्पशन के वक्त आपको आसानी हो जाता है। कुछ लोग तो और करते हैं, जितना जितना सेट असाइड करते हैं ना फिर कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं। ये तो खाली 15% इन्वेस्ट करने बोलता है, लोग 100% इन्वेस्ट करते हैं। तो पैसा निकाले, निकाल के जेब में नहीं रखे, निकाल के कहीं बैंक में डाल दिए, कहीं इन्वेस्ट कर दिए, तो फिर रिलीज करते समय एक बार उस इन्वेस्टमेंट को बेच करके रिलीज कर दिए, डिवेंचर का रिडेम्पशन करना आसान हो जाता है। अब आप बोलेंगे सर अगर 100% करना उचित आपको लगता है तो फिर कंपनी लॉ ने 10% और 15% का रूल क्यों डाला? कंपनी लॉ लोगों को रिलैक्स करना चाहता है। हम जब बीकॉम में थे तो 50% बनता था, उसके बाद 25% का रूल आया, अब तो 10 और 15 में मान गया कंपनी लॉ। बट कुछ भी हो, छोड़ो ना इन बातों को, आज के दिन 10 और 15 मिनिमम का लॉ है, मैक्सिमम आपके ऊपर है। एक बार मैं वापस चलता हूं। तो सर आपने ये बोला कि डीआरआर ड्यूरिंग द लाइफ टाइम कभी भी बना सकते हैं। फिर आपने स्टूडेंट से एक रिक्वेस्ट किया कि बिगिनिंग में रह जाए तो अच्छा है। फिर आपने ऐसे भी बोला कि अगर आप देख रहे हो यहां पे 30,000 बनाया हुआ है और आप रिडेम्पशन 5 लाख का करने वाले हो और आपको दिख रहा है ना बेटा, और आपको 50,000 करना है, तो आप बोलते 1 तारीख को ही बाई पीएल का एंट्री मार देना और फिर रिडेम्पशन के बाद इस पूरे डीआरआर को जनरल लेजर में ट्रांसफर करवा देना। दिस इज व्हाट यू वांट फ्रॉम अस। ट्रू, ट्रू, यही मुझे चाहिए सर। लेकिन मान लीजिए हम कोई सम देखे और यही वाला सम है, यही कंपनी है और वो डीआरआर पूरा 50,000 बना के रखा है, उसका ब्रॉड डाउन में ही 50,000 है, तो मुझे और क्या करना है? कुछ नहीं करना, खाली लास्ट में जनरल लेजर में डाल देना है। थर्ड केस, सर ये इसका आंसर तुम दे दोगे। सर मान लीजिए ब्रॉड डाउन है ही नहीं, डीआरआर बनाना था इस कंपनी को पर अभी तक नहीं बनाया, तो हम बना देंगे, हम स्टूडेंट हैं, हमारे पास पेन है। नहीं समझे बात को? एंट्री तो मारना है, तो हम यहां पे बाई पीएनएल लिखेंगे बस, और क्या 50,000 और एंड में 2GR तो लिखेंगे ही। तो ये इतनी सी स्टोरी है। ऑल दो ड्यूरिंग द लाइफ टाइम आप कभी भी बना सकते हो, पर क्वेश्चन देखते हुए अगर नहीं बनाया हुआ दिखे तो बिगिनिंग ऑफ द ईयर में बना देना। क्लियर? अब आता है सर ये क्या रूल है 15% के डीआरआई का? कुछ कंपनियों के ऊपर, बट इससे ज्यादा कंपनियां हैं, मैं बताऊंगा कौन कौन है, ठीक है। कुछ कंपनियों के ऊपर डीआरआई का रूल है और डीआरआई 15% है। माने अगर 5 लाख का आपका डिवेंचर रिडीम होने वाला है तो डीआरआई आपको इन्वेस्ट करना है रे कहीं पे पैसा, रियल में पैसा इन्वेस्ट करना है, माने टू बैंक एंट्री आएगा, टू बैंक पैसा देना होगा वहां पे। चाहे गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदो, चाहे आप बैंकों में एफडी करो, चाहे कहीं भी करो, जहां पे भी रिक्वायरमेंट है, वो लॉ का रिक्वायरमेंट है, इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट का मिनिमम लिमिट है 15%। स्पेसिफाइड सिक्योरिटी में पैसे लगाने पड़ेंगे। 5 लाख का डिवेंचर है तो कम से कम 75,000 रुपए आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। ठीक है सर, कब तक इन्वेस्ट करना है? अगला साल अगर डिवेंचर रिडीम होने वाला है 21-22 में, तो 20-21 का 30 अप्रैल तक कर लेना है। फाइनेंशियल ईयर वाइज बोला,
21-22 में अगर डिवेंचर रिडीम होने वाला है, जवाब दीजिए। देखो तो मैंने ठीक बोला है ना पूरा? क्योंकि इसका डेट को लेकर बहुत सारा बहस हुआ था, क्लास में भी बहुत सारा बात उत किए थे। चेंज होता रहता है ना ये रूल, तो बड़ा गंदा सा रूल था। फिर मैं लॉ के टीचर लोगों से भी बात किया, कलकत्ता में जो भी हैं, सब तो स्टूडेंट ही है मेरे, तो दे वर वेरी ऑब्लाइज्ड टू आंसर मी एंड ऑल। फिर थोड़ा मोड़ा व्यूज में जो डिफरेंस आया, फिर उनको सेटल किए। बट स्टोरी लाइन इज दिस कि इस साल 30 अप्रैल तक आपको 30 अप्रैल तक बना लेना है। अगर अगले साल डिवेंचर रिडीम होने वाला है, अगला साल चाहे कभी भी रिडीम हो, तो सोचो अगर अगले साल के एंड में रिडीम हो तो 23 महीना पहले बना लेना है। 23 महीने क्यों बोला? 12 महीना इधर का और 11 महीना इधर का, है ना? मान लो 2022 मार्च में डिवेंचर रिडीम होना, 31 मार्च 2022 को मुझे 5 लाख रुपया लौटाना है डिवेंचर होल्डर को। तो मुझे 30 अप्रैल के पहले पहले इन्वेस्ट कर देना पड़ेगा 75,000 रुपीज इन एनी स्पेसिफाइड और इन मेनी स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज, जो मैं डिसीजन लूं कि मुझे यहां इन्वेस्ट करना है। उसने लिस्ट बना करके दिया हुआ है कंपनी लॉ ने कि यहां आपको इन्वेस्ट करना है। सर इन्वेस्टमेंट की एंट्री क्या आती है? टू बैंक, टू बैंक। सर करना क्या पड़ता है? लास्ट में इसको बेच देना पड़ता है, बाई बैंक। सर फिर बेच देते हैं मान लीजिए आप लोग, तो फिर उस पैसा का क्या करते हैं? डिवेंचर रिडेम्पशन में जो टू होल्डर को जो बैंक करना पड़ता है ना, डिवेंचर होल्डर्स टू बैंक, ये वाला पैसा उसमें यूज हो जाता है। तुम सोचो ना, ये ना 75,000 मिनिमम करने बोला है, लोग तो 5 लाख इन्वेस्ट करते हैं, तो बेचते हैं तो 5 लाख रुपए आ जाता है उनको, तो पूरा पैसा का फैसिलिटी यहां से मैनेज हो जाता है। इंटायर डिवेंचर रिडेम्पशन इज फंडेड बाय दिस इन्वेस्टमेंट अमाउंट। क्लियर? अब आया स्टोरी की सर ठीक है, मान लीजिए एक क्वेश्चन बना रहे हैं और गलती इस कंपनी की ये हुई, यही वाला सम बना रहे हैं, गलती उस कंपनी का ये हुआ कि वो कंपनी डीआरआई के अंदर आता है, उसको डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट बनाना चाहिए था, पर मैंने ओपनिंग बैलेंस देखा तो उसके डीआरआई में ओपनिंग बैलेंस नहीं था। सर पिछला साल 23 महीना पहले बन जाना चाहिए था, ईयर एंडिंग के 23 महीना पहले, पिछला साल का 30 अप्रैल तक बन जाना चाहिए था, पर नहीं था, मैं क्या करूं? तुम आज बना दे। सर फिर तुम 1 अप्रैल को बना देते इस साल, क्योंकि 1 अप्रैल तो मेरे पास लिखने का राइट है ना, 1 अप्रैल का तो मैं सर टू बैंक लिख के कर देता हूं, और क्या 75,000 कम से कम मिनिमम तो बना दूं। हेलो? और फिर बाई बैंक लिख के बेच देते हैं, काम खत्म, और क्या है? तो सर तो घटिया सा ही काम हुआ अकाउंटिंग वाइज, तो आंसर इज यस। लेकिन तुम सोचो जो कंपनी ढंग से बना रही होगी और कई सालों से इन्वेस्ट कर रही होगी, उसके लिए तो लॉजिकल काम हुआ ना। तेरे तो क्वेश्चन का घटियापन को मैनेज करने के लिए तूने ये काम किया। वो सब तो लॉ जानता है, लॉ का पेनल्टी लॉ जानेगा, मैं तो दिमाग ही नहीं लगाया कभी भी। बहुत ही घटिया मुझे लगता था ये लॉ पढ़ाना, इनकम टैक्स एक्ट। मैंने इनकम टैक्स एक्ट पढ़ाया हूं मैं सीएस इंटरमीडिएट पास आउट हूं। हाँ रैंक आया था मेरा, बहुत ही स्टोरी हुआ था उसमें। तो 20 नंबर लाए फाइनल में, एक पेपर में, कोई में 20, कोई में 18, एक बार दिए थे। अभी पेपर का नाम नहीं मालूम था। अरे कुछ फाइनल, तब तक फाइनल पास कर गए थे हम, इंटर माने सीए वाला। बहुत खराब हुआ, बिना प्रिपरेशन के एग्जाम में नहीं जाना चाहिए, वो हमको उस दिन महसूस हुआ। हम जाते भी नहीं, मालूम मेरा क्या हुआ 90, मैं तुमको एक छोटा दो लाइन बोलने तो खाली खत्म करता हूं। मैं 93 नवंबर में सीए इंटर पास किया, 93 नवंबर सीए इंटर पास किया।
95 मई में सीए फाइनल पास किया। हम लोग के 1.5 साल बाद देने मिल जाता था उस वक्त, अभी तो 3 साल बाद देने मिलता है ना, हम लोग के वक्त 1.5 साल बाद देने में, क्योंकि हम लोग ग्रेजुएट रहते हैं उस वक्त तक। ठीक है, 93 नवंबर में इंटर पास किया, तो 94 दिसंबर में मैं सीएस इंटर पास कर गया। 94 दिसंबर में, इन लोग का दिसंबर में पेपर होता है ना। हाँ, तो मुझे याद है साला न्यू ईयर के दिन पेपर लिख रहे थे हम। 1 जनवरी को लोग पेपर लिखाता है। हाँ, पेपर लिख रहे थे, हमको याद है हमको। ऐसे तो घटिया लोग हैं ये लोग, बट जो भी मुझे याद है, बहुत ही कहानी साला, सब तरफ छुट्टी छुट्टी का माहौल और हम पेपर लिख रहे हैं। अब उसके बाद 95 मई में मैं सीए बन गया। तब तक सुनना, उसके बाद हमको सीएस फाइनल देना है। मेरा गोल अचीव हो गया लाइफ का। ये कभी मेरा गोल था ही नहीं, ये तो हम इसलिए दे दिया कि मेरा दोस्त फॉर्म भर दिया, वही पैसा दे दिया। सुनना, दे भी दिया, रैंक भी आ गया इसमें, 94 वाले में जो भी AIR 5 आया। फाइनल का पेपर मैं देने गया 95 दिसंबर में या 96 जून में, ऐसे कुछ, और हमको पेपर का नाम भी नहीं मालूम। सामने से नाम बच्चों से पूछ पूछ के नाम लिख रहे थे, तो कई बार देखा भी बहुत बेइज्जत टाइप से मेरे को, तो हम समझ गए हम गलत जगह पे आ गए हैं, ये जगह मेरा नहीं है। फिर हम नहीं दे पाए, एक तरह से कि आप ऐसे नहीं पास कर सकते जब तक आप पढ़ते नहीं हैं। सिंपल सा लॉजिक है। आप सीए हैं तो क्या हुआ, आप सीएस थोड़ी हैं। हाँ, बहुत प्रैक्टिकल लिंक है, बट लेट्स लीव इट हियर, लेट्स फिनिश आवर डिबेंचर का रिवीजन। आज इसका डिस्कशन नहीं है। आइए मैं दूसरा बात करता हूं कि सर डीआरआर और डीआरआई का बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग समझ गए कि क्या करना है। अब इसका बात करते हैं कि डीआरआर कौन कौन बनाता है और डीआरआई कौन कौन बनाता है। ठीक है, इसका मैंने एक वो बना रखा है, हाँ, लिस्ट बना रखा है। नहीं, सुनो पहले, वो हम तुम लोगों को ना आज व्हाट्सएप ग्रुप में भेजेंगे। ठीक है, पढ़ाते वक्त भी हम पढ़ा रखे हैं, पढ़ाते वक्त का स्टाइल है वो अलग है। अभी हम एक अलग स्टाइल से आपको बता रहे हैं। ठीक है, जैसे बैंकिंग कंपनीज, कंपनी तो होना ही चाहिए, बैंक माने बैंकिंग कंपनीज, इनको डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं है, इनको डीआरआई भी करने की जरूरत नहीं है। बैंकिंग कंपनियों के ऊपर डीआरआर और डीआरआई दोनों नहीं है, छूट। AIFI, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं, नो। पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अंडर ए पर्टिकुलर सेक्शन है कंपनी लॉ का, नो। ये तीनों एक ही चीज है, समझ लो। इनको ना तो डीआरआर करना है ना डीआरआई करना है। ठीक है, अब आया लिस्टेड एनबीएफसी और अनलिस्टेड एनबीएफसी। अच्छा, एनबीएफसी के साथ हाउसिंग फाइनेंस कंपनी भी आती है। पूरा सुनना अच्छे से। डीआरआर में नो। क्या बोला? डीआरआर में नो। डीआरआई में तुम चेक करो, डीआरआई में टू माई माइंड एक बार चेक करो तुम लोग। नहीं, वहीं पे जो मैंने लिखाया है, या मैं मोबाइल देखता हूं। एक सेकेंड रुक ना, एक सेकेंड रुक। अभी मैं बड़ा ढंग से सोच करके आया था कि इतनी सारी बातें साला लॉ कैसे तो याद रहे। थोड़ा एसी चलवाता हूं।
एक मिनट, यहां पर भी तो है ना, यहां पे देखते हैं ना। मिल गया। अनलिस्टेड कंपनीज, रेडी, अनलिस्टेड, पहले बात करता हूं, अनलिस्टेड कंपनीज अदर देन एनबीएफसी एंड एचएफसी को बनाना है 15% डीआरआई। इसका मतलब अनलिस्टेड एनबीएफसी और अनलिस्टेड एचएफसी को नहीं बनाना। इधर देख, अनलिस्टेड एनबीएफसी और एचएफसी को डीआरआई नहीं बनाना है। लिस्टेड एनबीएफसी और लिस्टेड एचएफसी को 15% डीआरआई बनाना है। देखो एक बार, आप देखो, वही है ना। अब सुन लो, रेडी। अब बचा अदर लिस्टेड कंपनीज और अदर अनलिस्टेड कंपनीज। अदर लिस्टेड और अदर अनलिस्टेड कंपनी, डीआरआर तो यहां भी नो है और अदर अनलिस्टेड कंपनी में यस है। मतलब कुल मिला के सारे नो ही नो है डीआरआर में, तो खाली अदर अनलिस्टेड कंपनी में यस है। मैं ठीक बोल रहा हूं ना? और डीआरआई इन दोनों में यस यस है। अदर लिस्टेड कंपनी को भी डीआरआई बनाना है 15%, ये मेरा गेट, जिसको बोलते हैं समरी प्रेजेंटेशन है, जिसमें सब चीज नो और यस करके लिख दिए। हाँ, पिक क्या मैं आपको व्हाट्सएप भी भेज दूंगा, ले लो पिक। तो डीआरआर में सब जगह नो, खाली अदर अनलिस्टेड में यस 10% का। डीआरआई में सब जगह नो, खाली 3 जगह पे यस। बच्चों एक बार 3 जगह पे यस बता दो क्या क्या। लिस्टेड एनबीएफसी एचएफसी, अदर अनलिस्टेड और अदर लिस्टेड कंपनियां। और सारे ग्रुप में कौन कौन है? बैंक्स, एआईएफआई, पीएफआई, एनबीएफसी, एचएफसी, अदर लिस्टेड, अदर अनलिस्टेड। नहीं समझे? तो इस तरह से आप डीआरआर और डीआरआई परसेंटेज वाइज बनाओगे। सो ये अपना कंप्लीट हो गया सेकेंड एस्पेक्ट ऑफ द डिबेंचर। ठीक है, अब आएंगे हम लोग तीसरे गेम में, डिबेंचर रिडेम्पशन का तीसरा गेम, विच इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ओन डिबेंचर्स। अनुपम जल्दी से नीचे आओ भाई, एसी चलवाना है। इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ओन डिबेंचर्स। अपन इस तरह से समझेंगे इसको रिवीजन के लिए कि ये क्या है। आंसर इज अपना डिबेंचर जो अपन पब्लिक को इशू किए थे, यही वाला, यही 100 रुपीज वाला जो मैंने बैकग्राउंड में रखा था फाइनली, इसी को हम मार्केट से बाई कर लेंगे। तो सर बाईबैक नहीं हो जाएगा? आंसर इज नो। डिबेंचर में बाईबैक अलाउड है। शेयर में बाईबैक में इतना सारा कंडीशन और करके 7 दिन के अंदर अंदर फाड़ के फेंकना पड़ता है शेयर में। डिबेंचर में कुछ नहीं है, सब चीज अलाउड है। यू कैन बाई योर ओन डिबेंचर्स कंफर्टेबली एंड देन यू कैन सेल इट इन द मार्केट अगेन। खरीद के आप वापस बेच भी सकते हो, और खरीद के आप कैंसिल भी कर सकते हो, और खरीद के कुछ दिन रख के भी कैंसिल कर सकते हो, और खरीद के कुछ दिन रख के भी बेच सकते हो, और खरीद के लास्ट तक रख के वो रिडेम्पशन की तरह भी काम ले सकते हो। एसी चलाओ दो। माने इट्स योर विश व्हाट यू वांट टू डू, नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू एनी क्वेश्चन। सर होता क्या है? कुछ नहीं जी, पैसा है और माल सस्ता है। मेरे पास पैसा है, देख मेरे पास जब पैसा नहीं था तो मैंने डिबेंचर इशू करके पब्लिक से पैसा लिया था। अब मैं उनको बोला था 10 साल बाद लौटा दूंगा, 10 साल के बाद रिडेम्पशन है। अब बीच में मेरे पास बहुत सारे पैसे आ गए, तो हम सोचे कहीं इन्वेस्ट क्यों करें, ये लाइबिलिटी को ही बाई कर लेना, ओन डिबेंचर कोई मार्केट से खरीद लें, तो फिर बाद में इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा कम से कम उतना डिबेंचर पे जिसको मैंने खरीद लिया, और बाद में रिडेम्पशन का भी झमेला नहीं, मेरे पास ही मेरे डिबेंचर आ गए। जिसके पास डिबेंचर थे उससे तो मैंने खरीद लिए ना, तो आई बॉट द डिबेंचर्स। तो इस चक्कर में मैंने ओन डिबेंचर खुद परचेज करना स्टार्ट किया। अब आइए इसकी कहानी क्या है। अगर आप ओन डिबेंचर परचेज करते हैं
तो वन थिंग इज क्लियर कि आपको रुपया देना होगा, ठीक है। दूसरा, अगर आप परचेज करके साथ साथ कैंसिल भी कर देते हैं, जो कि आपके अलाउड है, तो आप जितना रुपया भी परचेज करने में पेमेंट किए ना, आप अपने डिबेंचर की लायबिलिटी को कर दीजिए डेबिट। तो मान लो वो 100 रुपया में रिकॉर्डेड है, डिबेंचर तो फेस वैल्यू पे रिकॉर्ड होती है लायबिलिटी साइड में, तो आप इस डिबेंचर को डेबिट कर दीजिए। मान लो आपने पेमेंट किया 96, सस्ता में मिल रहा था, आपको सस्ता में मिल रहा था मार्केट में। एक तो आपके पास पैसा होना चाहिए, एक आपका माल सस्ता होना चाहिए, क्योंकि अगर महंगा में मिलेगा 105, 106 में, 112 में, तो साला 10 साल बाद ही तुमको 100 ही लौटाएंगे ना। लेकिन अगर सस्ता में मिल रहा है मार्केट में, डिवेंचर तो मार्केट में कोटेड भी होता है, सस्ता में मिल रहा है तो अभी से लौटा के खत्म करते हैं ना। तो 96 लौटा दिए तो मेरे को प्रॉफिट हो गया। इसको बोलते हैं प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन, और ये कैपिटल रिजर्व में जाता है। इसको रेवेन्यू प्रॉफिट नहीं बोल सकते, इनकम नहीं बोल सकते, प्रॉफिट है पर डायरेक्टली टेकन टू कैपिटल रिजर्व। इसमें लॉस भी होता है। अगर आप महंगा में, पागल होंगे तो महंगा में खरीदेंगे, अगर आप महंगा में खरीदे और लॉस हुआ, क्वेश्चन पेपर तो बोल ही सकता है। तो कैपिटल रिजर्व से कोशिश कीजिएगा एडजस्ट करने का, नहीं हो तो किसी भी फ्री रिजर्व को डेबिट कर दीजिएगा। हाँ, लॉस के केस में अगर लॉस हुआ तो, पर मेरा को 100% विश्वास है, हम आज तक कोई क्वेश्चन में लॉस नहीं देखे। क्यों करेगा कोई लॉस में बाई बैक? सस्ता में मिलेगा तब ना खरीदेंगे जी। अरे 100 रुपए में 10 साल बाद लौटाना है, आज अगर मेरे पास पैसा है तो आज लौटाना चाहते हैं, तो ज्यादा क्यों लौटाएं यार, आज तो कम लौटाएंगे ना। अब इसमें तो कॉन्सेप्ट आता है कम इंटरेस्ट और एक्स इंटरेस्ट का। ये वही कम इंटरेस्ट और एक्स इंटरेस्ट है जो आपने इन्वेस्टमेंट के चैप्टर में भी पढ़ा है। अब आइए मैं आपको स्टोरी सुनाता हूं। मेरा डिबेंचर का ब्याज का डेट था 30 जून 31 दिसंबर, याद है। 12% का इंटरेस्ट था, साल में 2 बार देना था, 6 रुपया करके एक बार में देना था। ये डिबेंचर मार्केट में ट्रेड हो रहा है, मैं लगातार इंटरेस्ट टू बैंक लिख रहा हूं, और ईयर एंड में इंटरेस्ट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट भी लिख रहा हूं 3 महीना का, वो मैं अकाउंटिंग लगातार चला रहा हूं। अचानक एक दिन मेरे पास पैसा आया और डिबेंचर सस्ता भी था, दोनों चीज कोइंसाइड करना जरूरी होता है। तो 1 जून का दिन था, मैं 5 महीना वही, मैं मार्च का इंटरेस्ट दे चुका था, 30 जून का इंतजार चल रहा था। इस डिबेंचर होल्डर को मुझे ब्याज देना था। मान लो एक डिबेंचर होल्डर है 100 रुपया वाला, मैं खाली उसकी बात कर रहा हूं। ऐसे मेरे बैलेंस शीट में 100 डिबेंचर होल्डर हैं, मैं उस एक को जिसका बाईबैक कर रहा हूं मैं उसकी बात कर रहा हूं, और अलाउड है मेरे को बाईबैक करना। इसमें मैंने खरीदा 1 जून को, मेरे को मिला 93 रुपीज एक्स इंटरेस्ट पे, 93 रुपीज एक्स इंटरेस्ट पे। एक्स इंटरेस्ट का मतलब ये मुझे इंटरेस्ट अलग से देना होगा, अलग से, प्राइस में इंक्लूडेड नहीं है। अच्छा, प्राइस में इंक्लूडेड हो या अलग से देना पड़ेगा? देना तो पड़ेगा। देख, या तो वो प्राइस में मिला के कोट कर देगा या वो अलग से कोट कर देगा। तो उसने, इस आदमी ने अलग से कोट किया, इसका नाम था राजेश। 93 रुपया मांगा और बोला ब्याज अलग से। 93 रुपया, देख इधर, 93 रुपया दाम, ब्याज अलग से। तो ब्याज का 5 रुपया हुआ। कैसे? 5 महीना, उसने 5 महीना कैसे बोला? इंटरेस्ट, पिछला इंटरेस्ट के पेमेंट से हिसाब होता है। तो मार्च ईयर एंडिंग का इंटरेस्ट का, नहीं सॉरी, दिसंबर ईयर एंडिंग का पेमेंट हो चुका था, दिसंबर का पेमेंट हो गया था। तो जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, 5 महीना का 5 रुपया बनता है 12% के हिसाब से, ये मैं उसको पे करूंगा। तो मेरा एंट्री कैसा आएगा? देख इधर ध्यान देना। और मैं डिबेंचर परचेज करके तुरंत कैंसिल भी कर रहा हूं। आई एम कैंसिलिंग, आई एम नॉट होल्डिंग ओन डिबेंचर विथ मी। तो डिबेंचर का 93 रुपया में मेरे को 7 रुपया प्रॉफिट हुआ, और इंटरेस्ट का 5 रुपया मेरा इंटरेस्ट पेमेंट है। तो अगर मैं 2 एंट्री मारता हूं, 2, एक भी मार सकता हूं, मैं 2 मार रहा हूं, तो डिबेंचर डेबिट 100, टू बैंक 93, टू कैपिटल रिजर्व 7, ये पहला एंट्री। इंटरेस्ट अकाउंट, डिबेंचर इंटरेस्ट टू बैंक 5 रुपया, ये दूसरा एंट्री। इसको आराम से मिला के किया जा सकता था, तुम बोलो कैसे?
डिवेंचर अकाउंट डेबिट 100, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, डिवेंचर इंटरेस्ट ना 5, टू बैंक 98, टू कैपिटल रिजर्व, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन 7। ऐसे भी किया जा सकता था। उसके बाद अपना नॉर्मल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते जाइए, क्योंकि आपके बाकी 99 डिवेंचर जिंदा हैं। सर बाकी मतलब मान लो 100 डिवेंचर मैंने पब्लिक को इशू किए थे, एक मैंने बाईबैक करके कैंसिल कर दिया, ओन डिवेंचर खरीदे कैंसिल कर दिया, तो बाकी 99 जिंदा है। 99 का इंटरेस्ट अकाउंटिंग, बाकी अकाउंटिंग करते रहो, जैसा सीखे हो करते रहेंगे। हाँ बोलो। ये ओन डिवेंचर का बेसिक अकाउंटिंग है। जब मैं परचेज करके तुरंत कैंसिल कर दे रहा हूं, आपने नोटिस किया होगा कि मैं जब परचेज करके तुरंत कैंसिल कर रहा हूं, मैं ओन डिवेंचर का नाम भी नहीं लिख रहा हूं। ओन डिवेंचर इज नॉट नेम्ड, लेजर में कहीं ओन डिवेंचर नहीं है, क्योंकि जब डिवेंचर ही हम कैंसिल कर देंगे तो हम असेट साइड में ओन डिवेंचर खड़ा ही क्यों करें। तो you don't need to open a non-debenture account and debit it as an asset if you are cancelling it immediately. But lafda starts to come now. जब आप ओन डिवेंचर खरीदते हैं और उसे रखते हैं, आप तुरंत कैंसिल नहीं करेंगे। आप बोले जब मेरा बाद में मन करेगा हम कैंसिल करेंगे। This is called own debenture purchased and held. Own debentures? Purchased and held, not cancelled immediately. अब अगर वही वाला एग्जाम्पल हम लेना तो ओन डिवेंचर 93 से डेबिट होगा, और ये असेट बन जाएगा। असेट बन गया मेरी बैलेंस शीट में, असेट साइड में खड़ा रहेगा 93 में। और जो 5 रुपए इंटरेस्ट का पेमेंट किए ना, उसका भी नाम ऐसे देंगे, इंटरेस्ट ऑन ओन डिवेंचर टू बैंक। ये इंटरेस्ट ऑन ओन डिवेंचर बोल के अलग से डेबिट में है, इसको मैं P&L में भेज दूंगा या एसेट में खड़ा रखूंगा। मैं बताऊंगा कैसे। अभी ये एसेट में खड़ा है, क्या बोला, अभी ये एसेट में खड़ा है। सर एसेट में क्यों खड़ा, आप 5 रुपए सामने वाले को पेमेंट किए? क्योंकि मेरा डिवेंचर जिंदा है, वो एक ठो। मतलब मेरी बैलेंस शीट में ऐसे है, देख, डिवेंचर 100, ओन डिवेंचर 93, टी शेप का बैलेंस शीट। ये डिवेंचर वो वाला, जो एक डिवेंचर खाली वही वाला बता रहा हूं, और ये मेरा परचेज प्राइस, ऐसे दोनों खड़े हैं। और ये इंटरेस्ट मैंने पे किया अभी, इंटरेस्ट ऑन ओन डिवेंचर, तो ये मेरा असेट है। तो सर आप रिकवर करेंगे इसको क्या कहीं से? हाँ, अगर मैं कल इसको बेच देता हूं तो कहा जिसको हम देंगे वो उससे हम 5 महीने का इंटरेस्ट ले लेंगे। लेकिन सर फिर जब इंटरेस्ट पेमेंट का डेट आएगा तब तो आप उसको 6 महीने का इंटरेस्ट देंगे ना? हाँ, वो हम देंगे। तो सर अभी ये 5 रुपए आपको कहां से मिलेगा? मेरे को खुद से मिलेगा। हाँ, मेरे को खुद से मिलेगा। तो सर खुद से मिलेगा तो आप कैश एंट्री थोड़ी करेंगे, नहीं, म्यूचुअल सेट ऑफ एंट्री करेंगे। देख मैं दिखाता हूं कैसे, रुक तो मैं दिखाता हूं कैसे। सर पहला जवाब एक बार फिर से, कि अगर आपके बैलेंस शीट में डिवेंचर है और आप ओन डिवेंचर खरीद के अपने पास रखना चाहते हैं तो ओन डिवेंचर को असेट बना दीजिए, और जो इंटरेस्ट पे किए उसको भी असेट बना दीजिए। फिर 30 जून का दिन आएगा, ये 1 जून का दिन है और ये 1 जून का बैलेंस शीट है। फिर 30 जून का दिन आएगा, आप इस पे इंटरेस्ट पे करेंगे, वो भी खुद को। बोलिए हाँ। तो सर कैसे, एक सेकेंड ना, अनुपम तुम लोग देना, बोला पानी का बोतल दे दो ना। नहीं, 1 दिन से हो जाएगा।
अब देख 30 जून को मुझे ये जो डिबेंचर है, हेलो इधर देखो, ये जो डिबेंचर है मुझे इसका 6 महीना का इंटरेस्ट डेबिट तो करना पड़ेगा। हो गया, पानी का बोतल देना, मुझे डिबेंचर इंटरेस्ट डेबिट तो करना पड़ेगा 6 रुपया। ध्यान से देखना कितना मजा आएगा। सर क्यों डेबिट करना है, किसी को पे थोड़ी करना है, पे नहीं करना, मेरे को मालूम है, मेरे को खुद को ही पे करना है, पे नहीं करना, पर क्योंकि लाइबिलिटी जिंदा है तो इंटरेस्ट का अकाउंटिंग भी होना पड़ेगा। और 2 लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर, क्योंकि टू बैंक होगा नहीं, पे किसी को करना नहीं है। नॉर्मली हम डिबेंचर इंटरेस्ट टू बैंक का एंट्री करते हैं, अभी हम लिख दिए डिबेंचर इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर्स, क्रेडिट हो गया। अब ये डिबेंचर इंटरेस्ट फाइनेंस कॉस्ट बन के पीएल में चला गया। क्लोज कर रहा हूं, बस अब खत्म होने को आ गया। ये डिबेंचर इंटरेस्ट फाइनेंस कॉस्ट बन के पीएल में चला गया, और ये देख यहां 5 रुपया डेबिट में खड़ा था, 6 रुपया क्रेडिट में आ गया। ये दोनों अमाउंट, ये जो 6 रुपया वही 6 रुपया है, जो साल का इंटरेस्ट है ना, 6 महीना का इंटरेस्ट, उतना ही डेबिट करके क्रेडिट कर दिए। अब मेरे इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर में 1 रुपया क्रेडिट आ गया। सोचो ये मेरा इनकम है, बताओ कैसे। 1 महीना मेरे पास एक असेट पड़ा है। सर कैसे आपके पास असेट पड़ा है, तुम बताइए, मैंने कब खरीदा? 1 जून को, और अब 30 जून का मान लो बैलेंस शीट डेट है, तो 1 जून से अगर एक असेट हम 30 जून तक अपने पास रखते हैं तो उसका इंटरेस्ट इनकम तो पीएल में जाना चाहिए ना। ये देख किस प्रोसेस से जाता है। तो मैं एक बार वापस से आपको प्रोसेस को सिग्निफाई एक्सप्लेन कर देता हूं कि आप अगर ओन डिवेंचर खरीद के रखते हैं तो इंटरेस्ट ऑन ओन डिवेंचर टू बैंक पेमेंट के वक्त एंट्री मार दीजिए, जितना भी आप इंटरेस्ट उसको पे करेंगे, और उसको असेट साइड में खड़ा कर दीजिए। जब इंटरेस्ट का पेमेंट का एक्चुअल डेट आएगा तो डिवेंचर इंटरेस्ट को डेबिट करके फुल अमाउंट से टू इंटरेस्ट ऑन ओन डिवेंचर लिख दीजिए, टू बैंक मत लिखिएगा, क्योंकि आपका ओन डिवेंचर जिंदा है, समझे। और बाकी जो पब्लिक के पास डिवेंचर है उसको डिवेंचर इंटरेस्ट टू बैंक लिख दीजिएगा। वो जो 99 डिवेंचर पब्लिक के पास है उसका टू बैंक लिख दीजिएगा, अपने वाले का ऐसा कर दीजिएगा। तो ऑटोमेटिकली देखिएगा आपने एक असेट खड़ा किया था, आपको रिकवरी मिल गई एक तरह से, और 1 रुपया एक्स्ट्रा मिल गया एक तरह से, 6 रुपया आपने बचा लिया ना, तो 5 रुपया का असेट का रिकवरी हो गया, 1 रुपया इनकम हो गया। वो इनकम को आप पीएल में भेज दीजिएगा, इंटरेस्ट ऑन ओन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू P&L। ये स्टोरी करना पड़ता है। अब मान लो ये स्टोरी कंप्लीट हो गया, हेलो ये स्टोरी कंप्लीट हो गया, जून 30 कंप्लीट हो गया, ठीक है। सबसे इंटरेस्टिंग जहां पे बच्चों से मेजॉरिटी गलतियां होती हैं, 30 जून कंप्लीट हो गया, आया 1/9, 2 महीना बाद, जुलाई और अगस्त के बाद, जुलाई और अगस्त के बाद, और मैंने इस ओन डिबेंचर को कैंसिल कर दिया। सर सेल वाला नहीं सिखाएंगे, सेल इसके बाद सिखाएंगे, क्लास खत्म, इसी ओन डिबेंचर को बेचेंगे। पर अभी मान लो मैंने कैंसिल कर दिया। सर कैंसिल मतलब क्या? देख ये तो खत्म हो चुका ऑलरेडी, बोलो क्यों क्यों खत्म हो गया? ये 6 महीना वाला एडजस्टमेंट एंट्री हो गया था 30 जून को, फिर उसके बाद 1/9 आया है। प्लीज मत बोलना ये भी जिंदा है, ये मर गया। ये दोनों लेकिन जिंदा है, और मैं दोनों को चाहता हूं कैंसिल करना। कैंसिल माने म्यूचुअल सेट ऑफ। कैंसिल का एंट्री तुम बताओ, यहीं पे कर देता हूं, या ठीक है यहीं करता हूं। डिवेंचर डेबिट 100 टू ओन डिवेंचर 93, वही प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन कैपिटल रिजर्व में डाल देना 7 ना। हाँ वो जो भूल जाते हैं बच्चे, रुको, ये एंट्री कंप्लीट, अपना काम कंप्लीट, थोड़ा सा बच गया वो 2 रुपया, वही सारे बच्चे भूल जाते हैं। बोले कैंसिल तो कर दिया, अब काची का 2 रुपया। अरे 2 महीना तक, महीना का नाम बताओ, जुलाई और अगस्त, डिवेंचर भी जिंदा था, ओन डिवेंचर भी जिंदा था, खर्चा भी बुक होना चाहिए, इनकम भी बुक होना चाहिए। खुद ही खुद को
देना भी है और लेना भी है, नहीं समझे? बैंक एंट्री नहीं होगा, लेकिन ये एंट्री तो होगा ना। हेलो हेलो हेलो, कौन सा एंट्री है ये बताओ? डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ओन डिवेंचर। तो 2 महीना के लिए वो एंट्री मार दीजिए, डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ओन डिवेंचर। अब आपका डिवेंचर और ये वाला जिंदा नहीं है। इसका सारा, जिसको बोलते हैं ना कि अपने हिंदू धर्म में क्रियाकर्म होता है ना, अपन से क्रियाकर्म कर दिए, 13वीं कंप्लीट। मारवाड़ी में छमाई भी होता बाद में, वो भी कंप्लीट। जो भी खत्म करना यार, ये स्टोरी कंप्लीट हो गया। अब मैं आता हूं मेरे लास्ट रिवीजन का लास्ट टॉपिक एंड दिस इज दिस। ठीक है, 30 जून को इसको भी खत्म कर दिए। डिवेंचर इंटरेस्ट डेबिट 6 रुपया टू इंटरेस्ट ऑन ओन डिवेंचर 6 रुपया मार के। अब बैलेंस शीट में ये भी नहीं है 30 जून को। अब डेट आया 1/9, जानबूझ के 1/9 रख रहा हूं। डेट आया 1/9, मार्केट में दाम मिला मुझे अच्छा, मैं 98 रुपीज एक्स इंटरेस्ट में बेच दिया। सर क्या चीज बेचे आप? ओन डिवेंचर, वही वाला ओन डिवेंचर जो हम खरीद के रखे थे, सस्ता में मिल रहा था ना, 93 एक्स इंटरेस्ट में मिल रहा था, अभी 98 एक्स इंटरेस्ट में बिक रहा है, हम बेच दिए। तो पहले मुझे बताओ ब्याज मुझे मिलेगा हाँ या ना? मिलेगा ना मुझे ब्याज? मिलेगा ना? 2 महीना का मिलेगा। 2 रुपया तो एक तो वो खाएंगे और 98 रुपया भी मिलेगा, तो उसमें 5 रुपया का प्रॉफिट कमाएंगे। जर्नल एंट्री सोचो, बैंक अकाउंट डेबिट एक साथ करोगे? एक साथ करोगे? ओके, नो प्रॉब्लम, आई एम हैप्पी। आपको जैसा रिवीजन का लास्ट पॉइंट है, आप आराम से करो। बैंक अकाउंट डेबिट 100, अच्छा टू ओन पहले लिख दो, लो भैया। टू ओन डिवेंचर 93, तो फिर बैंक में हाँ 98 + 2 कर दिए तुम लोग। ओ मैं सोचा नहीं किए, फिंगर उठा दिए देख तरह से। तो बैंक अकाउंट डेबिट 100, मुझे लगा नहीं हुआ, तो जो टू इंटरेस्ट ऑन ओन डिवेंचर 2, टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन जो मैं कैपिटल रिजर्व में डाल दूंगा, बता रहे हैं। ओ कैंसिल नहीं हो गया, तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट ऑन, ये पीएल में जाएगा, लेकिन हेलो ये पीएल में पूरा 5 न रे, ये प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है बंधु, पीएल में जाएगा। ये कैपिटल रिजर्व नहीं है, सेल है, सोल्ड लिखे हैं। देखो हम सोल्ड लिखे, लेकिन इतना बार कैंसिलेशन पीछे लिख दिए थे कि वो कौन दिमाग में रहता है ना, टानो फटफट। तो ये प्रॉफिट ऑन सेल, ये AS13 वाला इनकम है। इंटर का जो AS13 ग्रुप 1 वाला, ये वो वाला इनकम है, क्योंकि ओन डिवेंचर तुमने इन्वेस्टमेंट में लिखा था और अब तुम उसको बेच दिए, पीएल में चला गया। अब बाबू अब ये डिवेंचर जिंदा है और पब्लिक के पास है। नहीं रुको, फिर उस तरह का नहीं, अभी पूरा पेमेंट करना होगा आपको 6 महीना का। तो ये तो एंट्री आपने 1/9 को मारा, तो 1/9 के बाद 31 दिसंबर आते ही दिखेगा 4 महीना बाद, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब आपको डिवेंचर इंटरेस्ट टू बैंक पूरा 6 रुपया लिखना होगा, 6। बोलो क्यों? क्योंकि बाहर वालों को तो पूरा 6 महीना का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, लेकिन अपने को टेंशन है, अपना 4 रुपया का ही लॉस हुआ। बोलो क्यों? क्योंकि ये 6 रुपया खर्चा, 2 रुपया इनकम। ये जो इंटरेस्ट ऑन ओन डिवेंचर, ये इंटरेस्ट इनकम पीएल में चला जाएगा, इनकम साइड में, और जो डिवेंचर इंटरेस्ट है ये फाइनेंस कॉस्ट में, एक्सपेंडिचर में चला जाएगा। तो ओन डिवेंचर हम बेच भी सकते हैं, रख भी सकते हैं, कैंसिल भी कर सकते हैं, जब मन आए तब बेच सकते हैं। अब रखेंगे तो जब मन आए तब बेच सकेंगे, तभी तो रखे हैं।
तो ओन डिवेंचर के साथ ना एवरीथिंग इज ओपन, एवरीथिंग इज खुला। तो विद दिस हम लोगों का सारा डिवेंचर का रिवीजन कंप्लीट होता है। खाली ध्यान रखिएगा सिक्योरिटी प्रीमियम से पोरोड को एडजस्ट मत कीजिएगा, है ना, और सिक्योरिटी प्रीमियम से पोरोप्स को भी एडजस्ट, पोरोप्स प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर को भी एडजस्ट मत कीजिएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम से अभी भी बाईबैक अलाउड है। डिस्काउंट वगैरह जो सिक्योरिटीज में डिस्काउंट वगैरह होता है उसको राइट ऑफ करना अलाउड है। अच्छा, इवन प्रिलिमिनरी एक्सपेंस भी एडजस्ट नहीं कर, दोनों भी खत्म हो गया। पहले हम लोग प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को सिक्योरिटी प्रीमियम से एडजस्ट कर देते थे, वो भी बैन हो गया है। हाँ, ओपीएल में जाता है। आजकल तो जिंदा ही नहीं रखते लोग, फर्स्ट ईयर में खत्म कर देते हैं। सो विद दिस आवर रिवीजन इज ओवर। अनुपम फाइल चेंज कर, फाइल बंद कर।